चैप्टर 12 परमाणु में आज हम लोग टॉपिक देखेंगे उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो उत्तेजन विभव हम लोग किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है। ऐसे त्वरक विभव को हम लोग उत्तेजन विभव कहते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर? वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, वो किसी परमाणु से टकराकर क्या करता है, उसे उत्तेजित कर देता है। मतलब इसको निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे त्वरक को हम लोग कहते हैं उत्तेजन विभव। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हाइड्रोजन परमाणु का पहला, दूसरा और तीसरा उत्तेजन विभव क्रमशः 10.2 वोल्ट, 12.09 वोल्ट तथा 12.75 वोल्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से पारे के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तेजन विभव क्रमशः 4.86 वोल्ट, 6.67 वोल्ट तथा 8.84 वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी पहले 10, फिर 12, फिर 12.75, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होता है, यह उत्तेजित हो जाता है। तो ऐसे विभव को हम लोग कहते हैं उत्तेजन विभव। दूसरा है आयनन विभव, आयनीजेशन पोटेंशियल। तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके। ऐसे विभव को हम लोग आयनन विभव कहते हैं। आयनित कर सके कहने का मतलब उसे आयन में तोड़ सके, धन आयन या फिर ऋण आयन में। तो यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए 13.6 वोल्ट तथा पारे के लिए आयनन विभव का जो मान है वो 10.4 वोल्ट होता है। उसके बाद टॉपिक है संक्रमण में उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। तो ये जो टॉपिक है इसमें से केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका थ्योरी पोर्शन नहीं पूछा जाता है। टॉपिक है संक्रमण में उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संक्रमण क्या होता है। इसको देखने के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरी ऊर्जा स्तर है। मान लेते हैं यहाँ पर n इक्वल टू, ये जो 1 है वो निम्न ऊर्जा स्तर है और n इक्वल टू जो 2 है वो उच्च ऊर्जा स्तर है। और जो हमारा परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि वह यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन संक्रमित कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण। अब ये जो हमारा संक्रमण है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्सर्जन संक्रमण। तो उत्सर्जन संक्रमण हम लोग किसे कहते हैं? नहीं, ये जो हमारा संक्रमण है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्सर्जन संक्रमण और दूसरा होता है अवशोषण संक्रमण। तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण किसे कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 ऊर्जा स्तर बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर 1 है, प्रथम ऊर्जा स्तर, ये n बराबर 2 है, द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये n बराबर 3 है, तृतीय ऊर्जा स्तर, ये n बराबर 4 है, चतुर्थ ऊर्जा स्तर और ये n बराबर 5 है, पंचम ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पंचम मतलब ये पहला क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर हो रहा है। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर पंचम ऊर्जा स्तर पहले में प्रवेश कर रहा है।
इस प्रकार से। उसी प्रकार से चौथा ऊर्जा स्तर भी पहले ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, तीसरा ऊर्जा स्तर भी पहले में प्रवेश कर रहा है और दूसरा ऊर्जा स्तर भी प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए जो पंचम ऊर्जा स्तर है वो चतुर्थ ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद चतुर्थ ऊर्जा स्तर द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है और तृतीय ऊर्जा स्तर द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। फिर पंचम ऊर्जा स्तर तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। फिर चतुर्थ ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, जो हमारा परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो संक्रमित होता है तो इस प्रकार के संक्रमण को कहा जाता है उत्सर्जन संक्रमण। ठीक, उसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे अवशोषण संक्रमण क्या होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 ऊर्जा स्तर बनाया है, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। और यहाँ पर कैसे संक्रमित हो रहा है, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, प्रथम से पंचम में, फिर प्रथम ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में, फिर प्रथम ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में, फिर प्रथम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में। ठीक, तो इस प्रकार से निम्न ऊर्जा स्तर से जो उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर क्या होता है, परमाणु संक्रमित करता है। तो इस प्रकार के संक्रमण को कहा जाता है अवशोषण संक्रमण। अब हमारा टॉपिक है संक्रमण में उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, संक्रमण में उत्सर्जित और अवशोषित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर n1 निम्न ऊर्जा स्तर है और यहाँ पर n2 उच्च ऊर्जा स्तर है। और यहाँ पर जो हमारा क्या है, परमाणु है वो क्या कर रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा संक्रमण हो रहा है, अवशोषण संक्रमण। ठीक, और ये जो हमारा डेल ई है ये क्या बता रहा है, दोनों ऊर्जा स्तरों का अंतर बता रहा है, डेल ई = E2 - E1। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 2 ऊर्जा स्तर लिया है, निम्न ऊर्जा स्तर n1 और उच्च ऊर्जा स्तर n2। और यहाँ पर जो हमारा परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। मतलब यहाँ पर कौन सा संक्रमण हो रहा है, उत्सर्जन संक्रमण। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा ऊर्जा स्तर का अंतर है उसको किससे प्रदर्शित किए हैं, डेल ई से, डेल ई = E2 - E1। तो ये हमारा हो गया उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण। अब हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है ऊर्जा स्तर ज्ञात करने का, E = -ZR/hc/n²। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस 1। तो केस 1 में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z का मान है वो होता है 1। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले प्रथम ऊर्जा स्तर याद करेंगे। तो प्रथम ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किए हैं E1 से। तो प्रथम ऊर्जा स्तर ज्ञात करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें Z बराबर हम लोग रख देंगे 1। तो Z बराबर 1 रखेंगे तो हमको E1 = क्या प्राप्त होगा, -RHc/n1²। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय ऊर्जा स्तर को हम लोग प्रदर्शित करेंगे E2 से। तो द्वितीय ऊर्जा स्तर E2, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 फिर रखेंगे तो हमको E2 बराबर क्या प्राप्त होगा, -RHc/n
n2 का स्क्वायर। प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए ये जो n था वो n1 में चेंज हो गया था और द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए ये जो n है वो n2 में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा ऊर्जा स्तर में अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक, और हमारा डेल E इक्वल टू क्या होता है? HC अपॉन लेमडा। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेल E के जगह क्या लिख देंगे? HC अपॉन लेमडा इक्वल टू E2 का हमारा मान क्या है? माइनस RH C अपॉन n2 स्क्वेयर। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर E1 का हमारा मान क्या है? माइनस RH C अपॉन n1 का स्क्वेयर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे HC अपॉन लेमडा इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? दोनों में से RH कॉमन निकल जाएगा तो RH और कोष्टक में यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन n1 स्क्वेयर, इतना बचेगा। अब यहाँ पर से HC और HC दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? इधर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R और कोष्टक में 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर। तो ये क्या है? हमारा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो R है ये R रिडबर्ग नियतांक है और इस रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे केस 2। तो केस 2 में हम लोग फिर से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1 और हमारा डेल E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? HC अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा का मान क्या निकल जाएगा? HC अपॉन डेल E अपॉन में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग लेमडा इक्वल टू H हमारा प्लांक कांस्टेंट है और प्लांक कांस्टेंट का हमारा मान क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग का मान क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन डेल E। डेल E हमारा ऊर्जा स्तर में अंतर है और डेल E का मात्रक किस में होता है? जूल में होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? 6.6 का 3 से इंटू करेंगे तो हमारा मान आएगा 19.8 इंटू 10⁻34 और 10⁸ को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻26 अपॉन ये जो हमारा डेल E जूल में है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन का जो आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, इससे हम लोग इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आएगा 12.375 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डेल E किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो लेमडा का मात्रक होता है वो किस में होता है? मीटर में होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 1 2
375 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डेल ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंटू मीटर में। और हम लोग 10⁻⁻10 मीटर को किस में चेंज कर सकते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 7 5 अपॉन डेल ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻⁻10 मीटर किस में चेंज हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो ये है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम लोग प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्पेक्ट्रम? जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवी मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो हमारा मतलब यहाँ पर जो कलर है वो क्या है? तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉपिक क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग किसे कहेंगे? तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के एक पात्र में रखा जाता है तथा उससे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरणों को स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया जाता है, जिससे पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। और इन रेखाओं को जो कई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा स्तर बनाएंगे। तो ये है हमारा प्रथम ऊर्जा स्तर n = 1। ये है द्वितीय ऊर्जा स्तर n = 2। ये है तृतीय ऊर्जा स्तर n = 3। ये है चतुर्थ ऊर्जा स्तर n = 4। ये है पंचम ऊर्जा स्तर n = 5। ये है षष्ठ ऊर्जा स्तर n = 6। यहाँ पर हम लोग कई ऊर्जा स्तर बना सकते हैं। मतलब ये जो हमारा ऊर्जा स्तर है ये हम लोग इन्फिनाइट तक बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट का ऊर्जा स्तर है ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है इन्फिनाइट को, n = इन्फिनिटिव। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो रेखा है वो द्वितीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, फिर तृतीय ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, फिर चतुर्थ ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, फिर पंचम ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, और 6 ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, और लास्ट इन्फिनिटी ऊर्जा स्तर से ये भी प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम लोग कहते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक, उसके बाद जो हमारा परमाणु है वो तृतीय ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। मतलब कुल मिला के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। फिर चतुर्थ ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है, फिर पंचम ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर से ये द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार की श्रेणी को कहा जाता है बामर श्रेणी। ठीक, इसी प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में जो श्रेणी प्रवेश करता है वहाँ पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको कहा जाता है पाश्चन श्रेणी। उसी प्रकार उच्च ऊर्जा स्तर से
जो चतुर्थ ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है ब्रैकेट श्रेणी। और उच्च ऊर्जा स्तर से जो क्या है परमाणु है वो पंचम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है उसको कहा जाता है फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से हमको 5 श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो अब इसका हम लोग क्रमवार से डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइमन श्रेणी का। तो सबसे पहला क्या है लाइमन श्रेणी। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उसकी श्रृंखला को हम लोग कहते हैं लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी के लिए क्या है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है 1/λ=r कोष्ठक में 1 यहाँ पर क्या था n1² माइनस n2²। तो लाइमन श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर से किस में प्रवेश कर रहा है प्रथम ऊर्जा स्तर में। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 1 में। तो 1 का स्क्वायर ठीक तो माइनस क्या हो जाएगा 1/n² और जहाँ n का मान है वो है 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक का। तो ये है लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्रथम रेखा के लिए हमको n बराबर 2 प्राप्त होगा, द्वितीय के लिए n बराबर 3, इसी प्रकार से अंतिम के लिए हमको प्राप्त होगा n=∞। ठीक। और जो लाइमन श्रेणी की रेखाएं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। उसी प्रकार से दूसरा है बामर श्रेणी। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को कहते हैं हम लोग बामर श्रेणी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सेम वही फॉर्मूला होगा, लेकिन बामर श्रेणी में क्या होता है जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और n का मान क्या होगा 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक। तो प्रथम रेखा के लिए हमको n=3, द्वितीय रेखा के लिए n=4 ऐसे प्राप्त होगा और अंतिम के लिए हमको n=∞। और जो बामर श्रेणी है वो हमको दृश्य भाग में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से तीसरा पाश्चन श्रेणी है। तो पाश्चन श्रेणी का हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और n का मान क्या हो जाएगा 4, 5, 6 से इन्फिनिटी तक का। चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। तो इसका डेफिनेशन होगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को हम लोग ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और इसका भी सेम फार्मूला होगा, यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर और n का मान किससे स्टार्ट होगा 5, 6, 7 से इन्फिनिटी तक। और जो हमारा ब्रैकेट श्रेणी और जो पाश्चन श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। पांचवा है फुंड श्रेणी। इसका डेफिनेशन होगा हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पंचम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर 1 की जगह फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 5, 1/λ=r कोष्ठक में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n² और जहाँ n का मान किससे स्टार्ट होगा 6, 7, 8 से इन्फिनिटी तक का। और ये जो हमारा फुंड श्रेणी है वो हमको स्पेक्ट्रम में दृश्य भाग में प्राप्त होता है। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।